Hello students, today we are going to study about our biology. Biology is a very interesting subject as you know, and we are going to discuss our unit 1 of the class 11th की यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं और उसमें भी हम पहला चैप्टर लेंगे। पहला चैप्टर हम लिविंग वर्ल्ड से ही शुरू करेंगे एज यूजुअल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर chapter. And first of all, we read about what is written in the starting page of unit 1. Unit 1 की starting में क्या लिखा हुआ है, so that let's get started. और हम पहले ये देखेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर। चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड से, दूसरा है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड है प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ है एनिमल किंगडम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एनिमल लिविंग वर्ल्ड ही करेंगे इस वीडियो में। एंड let's get started. Diversity in living world. What is the diversity means to you? Diversity is the, in Hindi we can call विभिन्नता। विभिन्नता मीन्स इसमें वेराइटीज कितनी है। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मीन्स ऑर्गेनिज्म की बात है जो लाइफ है, जिंदा है। सो बायोलॉजी इज द साइंस, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज अ बायोलॉजी? सो फर्स्ट इससे पॉइंट हम ये सीखते हैं कि बायोलॉजी है साइंस। हम जानते हैं बायोलॉजी साइंस है, किसकी साइंस है? लाइफ फॉर्म्स की साइंस है एंड लिविंग प्रोसेस की साइंस है। नॉट ओनली लाइफ फॉर्म्स बट ऑल्सो लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस जो एक लाइफ के अंदर चल रही है वो है बायोलॉजी। साइंस ऑफ, साइंस का मतलब ही हम जानते हैं जानना होता है। जानना किसको जानना है हमें बायोलॉजी में? लिविंग फॉर्म को और लिविंग प्रोसेसेस को। साइंस का मीनिंग हम कह सकते हैं। सो नेक्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी। लिविंग वर्ल्ड में हमें एक अमेजिंग डाइवर्सिटी मिलती है। वो किसकी डाइवर्सिटी होती है? अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड में कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली मैन कुड इजीली परसीव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये जानते हैं कि पुराने ज़माने में भी लोग किसके बारे में समझते थे? इनएनिमेट्स के बारे में, इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अर्ली मैन ये जानता था, इजीली परसीव कर लेता था कि कौन यहाँ पे इनएनिमेट है, कौन लिविंग है। अर्ली मैन defied some of the inanimate matter like wind, sea, fire। इस चीज़ को उसने डिफाइन कर दिया था। and some among the animals and plant, कुछ ने एनिमल और प्लांट के बारे में बताया था। a common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked। मीनिंग ये है कि inanimate और animate का common feature of all such form of inanimate and animate object was a sense of awe or fear that they evoked। मतलब जो मेन डिफरेंस जो एक एनिमल और एक इनएनिमेट चीज़ में है वो ये है कि कौन सेंस कर पा रहा है। जो सेंस कर पा रहा है एव, फियर, दैट दे इवॉक्ड, जिस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। फियर जो भावनाएं हैं उनमें किस में है, तो वो एनिमेट ऑब्जेक्ट में हो गया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिंस विद सच मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिंस मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत समय बाद इसका ऑरिजिन हुआ, बट उससे पहले तो ये चीज़ें हमने डिफाइन की थी। सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब जिन सोसाइटीज़ ने इंडल्ज किया एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को, एंथ्रो होता है हमारा ह्यूमन से रिलेटेड होता है, और एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी जिसने लिया है कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस, मतलब वो लोग कम प्रोग्रेस, वो सोसाइटी ने कम प्रोग्रेस की है इन बायोलॉजिकल नॉलेज, जिसने सिर्फ ह्यूमन का ही व्यू लिया, ह्यूमन के व्यू पे ही रहा, वो उसने कम ली है, उस चीज़ में कम प्रोग्रेस की है। बाकियों ने, जिन्होंने बाकी एनिमल्स के बारे में सोचा, उन सोसाइटी ने इस बायोलॉजिकल नॉलेज में प्रोग्रेस कर ली है। Systematic and monumental of description of life forms brought in out of necessity and detailed system of identification, nomenclature, classification। Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature, classification। जो सिस्टमैटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन है ना लाइफ का, फॉर्म का, ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी बन गया एक डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का, वो क्या बन गया? एक जरिया बन गया सिस्टमैटिक से मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब हमें उनका आइडेंटिफिकेशन भी करना था, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया, नॉमेनक्लेचर नामकरण किया, क्लासिफिकेशन को एक सिस्टमैटिक वे में रखा, तो वो एक नेसेसिटी हो गई थी बायोलॉजी की। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such study was recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। अब यहाँ पे horizontally vertically का क्या मतलब है? ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिगेस्ट स्पिन हुआ स्पिन ऑफ सच स्टडी वाज द रिकॉग्निशन एंड शेयरिंग सिमिलरिटी। मतलब सिमिलरिटी क्या शेयर कर रहे हैं अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल में वो क्या सिमिलरिटी को शेयर कर रहे हैं, वो एक क्या थी? स्टडीज का रिकॉग्निशन हो गया, एक बिगेस्ट स्पिन हो गया, एक बहुत बड़ा चेंज होगा। मीनिंग ये that all present day living organisms are related to each other and also to other organisms that ever lived on this earth। हम जैसे कि इवोल्यूशन में हम अब जानते हैं इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन में हम एक फाइलोजेनिक स्टडी करते हैं। वो फाइलोजेनिक स्टडी हम कैसे कर पा रहे हैं? ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो सिमिलरिटीज मिल रही हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट ऑल प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट लिव एवर ऑन द अर्थ। मतलब
पुराने ज़माने में जो ऑर्गेनिज्म रहे, जैसे कि डायनासोर का रिलेशन हम किसके साथ बताते हैं, रेप्टाइल्स के साथ बताते हैं, रेप्टाइल्स के साथ रिलेटेड रहते हैं डायनासोर। तो वो कैसे रिलेटेड हैं, कैसे आज के ज़माने के क्रोकोडाइल पुराने ज़माने के डायनासोर से रिलेटेड है, ये हमें जानना है। ये हम कैसे जान पा रहे हैं, ये हम इनके बीच के रिलेशन जो हमने फाइंड किया उसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं ना। वॉज अ रेवलेशन एंड विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सब ने क्या किया, हम्बल्ड मैन को एंड लेड हम्बल किया मैन को एंड कल्चरल मूवमेंट्स चलाने पड़े कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत होना जरूरी है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है सारे ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से हम कंजर्वेशन पे चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, है ना। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के हम चैप्टर्स में यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में, एंड टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव भी उनका जानेंगे, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है उसमें तो हम ये क्लासिफिकेशन एंड उसका एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है और उसका पर्सपेक्टिव क्या टैक्सोनॉमिक के बारे में हम देखेंगे, और इन 2-3 चैप्टर्स में हम उनकी डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक है लिविंग वर्ल्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत काम का चीज़ है। सो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, मूव करते हैं। पर उससे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जो हमारी यूनिट 1 के साथ जुड़े हुए हैं, वो है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ऑफ द एरा ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। जैसे कि इनके बारे में हमें बताया गया है कि ये बॉर्न हुए थे 5 जुलाई 1904, कैम्पटन जर्मनी से बिलोंग्ड हैं। अर्नस्ट मेयर कहलाते हैं द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला पॉइंट जो हम लिख रहे हैं वो है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये क्या थे, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे। यूनिवर्सिटी के क्या थे, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और जो सेकंड मेन पॉइंट इसमें आता है वो है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन साहब तो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, ये 20th सेंचुरी के डार्विन कहलाए जाने लगे क्योंकि इवोल्यूशन से संबंध था उनका भी, और ये भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में कहलाए जाते हैं। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की कोई लिस्ट है जिसमें इनका नाम ही है। सो इनका भी नाम है, ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम है, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में ये भी है। मेयर जॉइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953। मतलब आप देख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1904 में और 1953 में इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ज्वाइन कर लिया एंड रिटायर हो गए थे 1975 में, 1975 में। एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर एगसीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। मतलब इनको ये टाइटल मिला था अलेक्जेंडर एगसीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस, ये इनको क्या मिली थी, उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था, ठीक है। तो टाइटल इनको ये मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर, इनका कैरियर 80 ईयर का था। इसमें 80 ईयर के कैरियर में इन्होंने क्या किया था, 80 ईयर के कैरियर में हिज रिसर्च स्पैन ऑर्निथोलॉजी में गया, टैक्सोनॉमी में गया, जू जियोग्राफी में गया, इवोल्यूशन में गया, सिस्टमैटिक्स में गया, हिस्ट्री में गया, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में गया। द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में इनका समय गया। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, और टैक्सोनॉमी तो आप जानते हैं, टैक्सोनॉमी बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, और जू जियोग्राफी मतलब जूलॉजी प्लस जियोग्राफी के बारे में, एंड इवोल्यूशन तो आप जानती है, इवोल्यूशन इज द जो उद विकास जिसे हम कहते हैं, और सिस्टमैटिक्स तो हम पढ़ेंगे अब, और हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एंड बायोलॉजी। ही ऑलमोस्ट single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। तो इन्होंने almost single-handedly made the origin of species diversity the central question for evolutionary biology। तो species की diversity का कैसे origin हुआ उसको इन्होंने evolutionary biology का main central question माना, जो कि एक ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड हुआ है, मतलब कि उनके द्वारा, खुद के द्वारा, किसी कोई सहायता के बिना बनाया गया है। ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड जो बायोलॉजी स्पीशीज है ना, स्पीशीज की जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशीज की, वो इन्होंने पायनियर की थी, मतलब इन्होंने ही उसका पहली बार यूज़ किया था, इन्होंने इसको पहली बार बनाया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है ऑफ दिस पेज, जिससे कि हमें सिंगल अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बहुत काम का है। मेयर वॉज अवार्डेड 3 प्राइजेस। हम ट्रिपल क्राउन भी नहीं कहते क्योंकि इन्हें 3 प्राइजेस मिले थे, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है इनको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किनको हम ट्रिपल
ट्रिपल क्राउन कहते हैं, तो ये मेयर को कहते हैं, मेयर को कहते हैं। कौन कौन से प्राइजेस मिले थे अब उसमें भी अपने ध्यान फोकस करते हैं। इनको एक तो प्राइज मिला था बाल्जान प्राइज इन 1983, बाल्जान प्राइज मिला था, एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी 1994, द कैराफूड प्राइज इन 1999। सो कौन कौन से प्राइज, तो पहला तो बाल्जान, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, तीसरा है कैराफूड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, 100 की एज में, और 2004 क्योंकि इनका बॉर्न हुआ, ये बॉर्न हुए थे 1904 में, और 2004 में इनकी डेथ होने की वजह से ये 100 ईयर्स की एज में मरे। तो मेन पॉइंट जो हमने इसमें हाईलाइट किए हैं, की पॉइंट्स यहाँ पे लेने वाले, एक तो है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहते हैं, तो अर्नस्ट मेयर जी को कहते हैं। दूसरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ट्रिपल क्राउन कौन कहलाते हैं, अर्नस्ट मेयर कहलाते हैं। ठीक है, बाकी इनको एक टाइटल भी मिला है जिसका नाम है अलेक्जेंडर एगजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। सो दिस इज आवर साइंटिस्ट की पूरी हमने डिटेल देखी। पहले पेज, इस यूनिट के पहले पेज में की हमने समरी देखी इसकी पढ़ाई की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ये सबसे अच्छा और वंडरफुल चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लिविंग वर्ल्ड की कुछ खासियत देखेंगे जो कि हमें पूरी बायोलॉजी में काम आने वाली है। सो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम इसमें देख लेते हैं। इसमें एक तो पढ़ने वाले हैं कौन सा 1.1 में हम पढ़ेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड की डायवर्सिटी देखेंगे। दूसरा हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में देखेंगे। डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पॉइंट। सो यहाँ पे है कि हाउ, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना वंडरफुल है ना लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। हम देख रहे हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं, हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं, तो कितना वंडरफुल है ना लिविंग वर्ल्ड। ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है। दूसरा कि द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? क्योंकि ये हमें फैसिनेट कर रहे हैं। लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it good mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग हैबिटेट्स देखते हैं तो वो बहुत ही स्पीचलेस रख देते हैं। इतने मतलब अजीबोगरीब स्थानों में पाया जाए, कोई तो कोल्ड माउंटेन में पाया जा रहा है, कोई डेसिडुअस घने घने जंगलों में पाया जा रहा है, कोई ओशियन में पाया जा रहा है, कोई फ्रेश वाटर लेक में पाया जा रहा है, कोई डेजर्ट इतने गर्म स्थान में पाया जा रहा है, कोई हॉट स्प्रिंग जो कि बहुत ही 100 डिग्री सेल्सियस के होते हैं, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमें स्पीचलेस कर रहे हैं वो। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, गैलोपिंग हॉर्सेस मतलब जो दौड़ते हुए हॉर्सेस हैं, जो ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवॉक्स अवीव, मतलब हमें स्तब्ध कर देते हैं, वो डीप सेंस ऑफ वंडर देते हैं कि क्या चीज़ है ये। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोऑपरेशन है ऑफ among members of population के साथ, among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। मतलब इकोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं हमारे, कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे मेंबर्स पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में जो कॉपरेशन है, जो एक सद्भावना है, एक सहयोगिता रहती है उनकी, एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, और पॉपुलेशन मतलब कम्युनिटी के साथ पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना वो ऐसे नहीं समझ आएगी, वो ऐसे आएगी कि कम्युनिटी है, कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी हमारी क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है। कम्युनिटी कौन होती है? जिसमें हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, मतलब वन पॉपुलेशन जिसमें अलग अलग काइंड ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे डॉग्स की पॉपुलेशन होगी, कैट्स की पॉपुलेशन होगी, कोई टाइगर्स की पॉपुलेशन होगी, कोई ट्रीज की पॉपुलेशन होगी, और भी बहुत सारे जानवर, जीव जंतुओं की जो पॉपुलेशन है, स्नेक्स, रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन होगी। मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन होती है ना, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन है, कैसे उन सबका एक दूसरे के साथ व्यवहार है। कैट्स की खुद की पॉपुलेशन में कैसा कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, ट्रीज की पॉपुलेशन में कैसा कोऑपरेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन में कैसा कोऑपरेशन है, रेप्टाइल की पॉपुलेशन में कैसा कोऑपरेशन है। मतलब कि कम्युनिटी में हमें बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, और पॉपुलेशन भी एक दूसरे के में अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन हमें मिल रही है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, और इसके अंदर भी कोई मेंबर है, और मेंबर के अंदर भी क्या है, कोई भी मेंबर है, मतलब ट्रीज के अंदर भी मेंबर होते हैं, कैट का कोई मेंबर होगा, डॉग का कोई मेंबर होगा, तो उसमें भी वो किसके बने होते हैं, वो हम जानते हैं बने होते हैं सेल के बने होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल का जो ट्रैफिक अंदर ही अंदर है, वो भी तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके लिविंग को चला रहे हैं ना। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट व्हाट इंडीड इज अ लाइफ। लाइफ क्या है, क्या ये पॉपुलेशन लाइफ है, या कम्युनिटी लाइफ है, या सेल लाइफ है, या मॉलिक्यूलर लाइफ है। तो लाइफ की हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही थी। तो दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, मतलब इस क्वेश्चन में कि इंडिड लाइफ क्या है, लाइफ व्हाट इंडिड इज लाइफ, इस क्वेश्चन में ही हमें दो इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लीकेशन वाले दो क्वेश्चन मिल रहे हैं विद इन इट। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन। एक पहला क्वेश्चन तो टेक्निकल है, सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। पहला तो हमारा टेक्निकल है कि नॉन लिविंग के अपोजिट जो है वो लिविंग है। एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन,
दूसरा जो है वो फिलोसॉफिकल है, सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब फिलोसॉफिकल वन में क्या होता है कि पर्पस क्या है लाइफ का, वो क्वेश्चन जो है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन वो साइंटिस्ट नहीं डील करते। क्यों नहीं डील करते? क्योंकि उसका उनके साथ कोई लेना देना, वो फिर अलग रास्ते पे चला जाता है ना। साइंटिस्ट का तो मतलब ये था, वी साइंटिस्ट एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्टिंग आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन को क्यों नहीं आंसर करना चाहते? क्योंकि ये पर्पस बताना चाह रहा है, बट हम तो ये जानना चाहते थे ना कि लाइफ क्या है, हम जानना चाहते हैं कि लाइफ क्या है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है फिलोसॉफिकल वन, वो पर्पस ऑफ लाइफ पे जाता है, वो आंसर लेता है कि पर्पस क्या है लाइफ का। पर हमें कहाँ जाना है? नॉन लिविंग की जो अपोजिट लिविंग है वो कैसे है। तो हम साइंटिस्ट के तौर पर हम सेकंड क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही जाएंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम ट्राई करेंगे रिफ्लेक्ट करना कि क्या है लिविंग एक्चुअल में। सो तो फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की लार्ज वैरायटी मिलेगी आपको, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पैट्स और अदर एनिमल एंड प्लांट। हम दूसरे एनिमल या प्लांट की भी बात करें तो वो भी एक लार्ज वैरायटी ही है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, वो हम जानते हैं माइक्रोब्स, बट दे आर ऑल अराउंड, माइक्रोब्स आर ऑल अराउंड अस। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, आप अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने एरिया की रेंज को, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू विल सी अराउंड इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप डेंस घने जंगल में जाएंगे, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। आप जानती हैं कि वो वहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगी और बहुत सारे काइंड्स के मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। जो भी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो ऑल सभी के सभी स्पीशीज को दर्शा रहे हैं। वो क्या दर्शा रहे हैं? स्पीशीज को। ठीक है, तो वो क्या दर्शा रहे हैं? स्पीशीज को दर्शा रहे हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें जो कि हम जानते हैं एंड डिस्क्राइब्ड रेंज में है, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये रेफर कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। मतलब आप जब जंगल में जा रहे हैं, कहना चाह रही है सिंपली कि आप कहाँ गए? जंगल में गए। जंगल में आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जब आप घने जंगल में डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलती हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं आपको, वो ऑर्गेनिज्म नन अदर देन क्या होते हैं? स्पीशीज होते हैं। एज यू कैन सी स्पीशीज क्या होते हैं? जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस इज अ स्पीशीज। ह्यूमन क्या है? स्पीशीज हैं। डॉग्स क्या है? स्पीशीज हैं। कैट्स क्या है? स्पीशीज हैं। एनिमल्स और अदर एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, जो भी आपको दिख रहे हैं, वो दिखाई देने वाली चीज़ क्या है? वो स्पीशीज ही है, नन अदर देन स्पीशीज ही है। और जो नंबर है, दिस स्पीशीज ऑफ स्पीशीज दैट नोन, जो हम जानते हैं, नोन का मतलब होता है जो हम जानते हैं, एंड डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, डिस्क्राइब्ड रेंज में है, बिटवीन उनकी रेंज क्या है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। 8 मिलियन का मतलब है, मतलब इसका मतलब है 17 लाख से 17 टू 18 लाख के अराउंड है रेंज। 17 से 18 लाख हमें पता है अब तक की स्पीशीज के बारे में। और द रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, अब इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और द नंबर कहते हैं एंड टाइप्स ऑफ और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यही नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ है। वी वुड रिमेंबर हियर, मतलब इसके अलावा भी अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, जो अभी फाइंड हुए हैं, ऐसे स्पीशीज हैं। और आप जानते हैं कि रॉबर्ट मे ने अपना एक दिया था, एक कैलकुलेशन दी थी कि कितने अमाउंट होगी ऑर्गेनिज्म, कितनी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ऑन अर्थ। तो वो उन्होंने बताया था 7 मिलियन। 7 मिलियन का मतलब 70 लाख, एक रेंज बताई थी 7 मिलियन है। और 7 मिलियन से हमें सिर्फ 70 लाख से अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ 17 लाख और 18 लाख के करीब ही मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म अभी भी लेफ्ट हैं, कि कितने अभी होल भी करने हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। नए ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम अपना नया एरिया बनाएंगे, नए एरिया पे एक्सप्लोरेशन करेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन अवर एरिया, अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम जानते हैं कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, और एनिमल और प्लांट हम जिस एरिया में रहते हैं हम उसके जानते हैं, और लोकल नेम में जानते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस से प्लेस आप जानती हैं कि इस जगह पे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको उसी ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन होगा दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। अगर तो रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी भाषा में किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ बोल रहे हैं और दूसरा किसी और भाषा में उसी ऑर्गेनिज्म को कुछ और बोल रहे हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म आपके सामने नहीं है या फिर कुछ भी रीजन है, तो आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे, बहुत ही डिफिकल्टी में होंगे कि आप उस ऑर्गेनिज्म को कैसे फाइंड आउट करो, किस ऑर्गेनिज्म की बात करें एक्चुअली में। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी वजह से एक नीड आई ताकि स्टैंडर्डाइज करें हम नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेम नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यही इसी प्रोसेस का नाम क्या है? नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर को मैंने आपको बताया था नामकरण भी कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। पहले तो नॉमेनक्लेचर तब हो पाएगी जब हम उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें करेक्टली से, एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड, और हम ये जानते हो कि किस ऑर्गेनिज्म से ये नाम जुड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफाई करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, जिसका नाम देना है उस ऑर्गेनिज्म को, हम ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, उसके फंक्शंस पे जाएंगे ना, तभी तो हमारा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होगा। हम पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन हम उसका नामकरण कर पाएंगे, नेमिंग कर पाएंगे, तभी हमारा जो सही नॉमेनक्लेचर हो पाएगा एक्चुअली में। In order to facilitate the study, a number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each known organism। कि प्रत्येक जान जो हमें पता है ऐसा नॉन ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए एक नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने क्या एस्टैब्लिश किया था? प्रोसीजर किया था, तो साइंटिफिक नेम दिया जाए उसको। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो प्रोसीजर है वो सारे के सारे बायोलॉजिस्ट जो कि इस पूरे वर्ल्ड में हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN की फुल फॉर्म बहुत काम की है, क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसका तो सवाल आ ही जाता है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल का नाम होता है, बोटनी हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स को। नॉमेनक्लेचर तो हमें प्लांट्स के ही तो नाम देने हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ICBN की ये फुल फॉर्म हो जाती है। सो डन। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब आप पूछोगे कि एनिमल कैसे नेम्ड है? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो थे हैव इवॉल्व्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे ऑफ और फोर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि बॉटनी में 4 आएगा एंड जूलॉजी में ऑफ आ जाएगा। ठीक है, ICZN। तो ये हमारे दो हमने फुल फॉर्म देखी है, दो फुल फॉर्म देख लिया हमने, एक ICBN और एक ICZN। इन द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये एंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम। ताकि जिस भी डिस्क्रिप्शन मिल रही है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन मिल रही है, तो सभी ऑर्गेनिज्म उसी सभी पीपल पूरे वर्ल्ड में उसी एक सेम नेम पे अराइव हों। कोई भी डिस्क्रिप्शन आ रही है, जैसे कि हम एक डॉग की बात करें, डॉग के कोई भी फीचर आए, कोई भी डिस्क्रिप्शन आए, तो सभी के सभी उस साइंटिफिक नेम पे आए, सभी के सभी दुनिया के लोग। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और ये भी इंश्योर करते हैं जो इंटरनेशनल जो ICBN ICZN जो कम्युनिटी बनाई गई है, वो ना केवल नाम देती है बट ऑल्सो ये भी ध्यान देती है कि किसी दूसरे कोई और अदर जो नॉन ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा नाम ना आए, कोई पहले यूज्ड ना हो वो नाम। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism। Biologists जो होते हैं वो universally accepted principle का ही यूज करते हैं scientific naming के लिए। Each name has two components, generic name and the specific epithet। हर एक नाम के अंदर दो हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो है जेनेरिक नेम एंड दूसरा कंपोनेंट है स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल का मतलब ये दो नाम, बाय मींस टू एंड नोमियल मींस नेम। तो टू नेम्स फॉर नॉमेनक्लेचर हम यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और उसमें पहला कंपोनेंट है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहला ये जो नेमिंग सिस्टम जो प्रोवाइड किसने किया था? वो दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो नेमिंग सिस्टम है वो सारे बायोलॉजिस्ट प्रैक्टिसाइज करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। और दो वर्ड फॉर्मेट होने की वजह से इसे इस नेमिंग सिस्टम को कन्वीनियंट समझा गया है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं हम, टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक नेम्स बेटर। साइंटिफिक नेम्स को अच्छी तरह से समझना चाहिए। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया जाता है मैंगो को, ये ध्यान रखना है हमें। लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम। कैसे ये बायनोमियल हुआ? इन दिस द नेम मैंजीफेरा, मैंजीफेरा जो ये बता रहे हैं कि मैंजीफेरा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जीनस वाइल इंडिका पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहा है इंडिका। और स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं हम इसे। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। और ये जो 4 पॉइंट अभी हम स्टडी करने वाले हैं ना, एक तो ये वाले से लेकर ये 3 तो ये और चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आया था नीट में इससे सवाल आया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट से, और नीट में भी आता है और भी अदर एग्जामिनेशन जैसे बोर्ड्स के हो गए, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जनरली ये कहाँ पे होते हैं? लैटिन में होते हैं। वैसे भी इसका बहुत यूजेस है, अभी आप देख लोगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन में होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लैटिन की जगह कुछ और लिख देते हैं। और
बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था। तो लैटिन वर्ड में होता है और रिटन इन इटैलिक्स, और इसमें भी कन्फ्यूजन करवा देते कैसे इधर तो लैटिन भेज दिया, इधर इटैलिक्स भेज दिया, तो जनरली तो ये वाली लाइन को उल्ट फेर कर दिया जाता है। इन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, तो मतलब राइट लर्न करना है हमें कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में होता है, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज है तो उसका चेंज होने का खतरा नहीं होता। तो डेड लैंग्वेज होने की वजह से इसे हम आसानी से यूज़ कर देते हैं बायोलॉजिकल नेमिंग में। और जनरली कहा गया तो जनरली में हम ये नहीं सोचेंगे कि हमेशा ही लैटिन में होगा, जनरली लैटिन में होता है, सभी लैटिन में ही हो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिटन इन इटैलिक्स होता है, इटैलिक्स में से लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इस लाइन का मीनिंग है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम दिया गया है उसे हम लैटिनाइज्ड करेंगे। लैटिनाइज का मतलब उसको चेंज करेंगे लैटिन में, या फिर डिराइव कर लेंगे फ्रॉम लैटिन के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो कहीं से भी आया होकर उसे हम लैटिन में डिराइव करेंगे। The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes specific epithet. Both the words in the biological name, when handwritten, are separately underlined. जब भी हम कोई भी नेम को कोई भी साइंटिफिक नेम को हम बायोलॉजिकल नेम को किसमें हैंड रिटन लिखें, जैसे कि मैं लिख रही हूँ मैंजीफेरा और ये इंडिका। तो अब मैं इसको इटैलिक्स में तो नहीं लिख सकती, इटैलिक्स में तब काम किया जब हम इसे टाइप कर रहे हो, जब हम इसे लिख रहे हो तब हम इसे अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। ये अलग अलग अंडरलाइन हम कर देंगे ताकि हम ये बता सकें कि ये क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और जब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये जो अंडरलाइनिंग है वो क्या दिखा रहा है, लैटिन ओरिजिन को बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब मैंजीफेरा लिखा तो उसका एम तो क्या था, कैपिटल में था, और जो दूसरा वर्ड है उसमें ये क्या है, स्मॉल लेटर में वही लिखा है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में हमने दिखाया इसमें भी एम बड़ा है और आई स्मॉल है। सो this is next, the name of author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name. biological name के बाद हम name of author भी लिख सकते हैं, appear कर सकते हैं, and is written in the abbreviated form. abbreviated form का मतलब short form, जैसे short form कहते हैं उसे abbreviated form। जैसे मैंजीफेरा इंडिका नाम क्या था, लिनियस ने तो लिन कर दिया abbreviate कर दिया, और it indicates that the species was discovered by लिनियस ने discover किया। Since it is nearly impossible to study all living organisms, सारे organism को study करना nearly impossible होने की वजह से it is necessary to devise some means to make this possible। ऐसा कर सकें कि हम पॉसिबल हो सके सारे एक ही बारी में हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की बहुत ही सिंपल सी इन्होंने डेफिनेशन दी है कि नियरली इंपॉसिबल, सिंस इट इज नियरली इंपॉसिबल टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। दिस इज प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हम क्लासिफिकेशन कर दें ऑर्गेनिज्म को ताकि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो ये भी एक बड़ा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories on easily observable character के basis में। For example, we recognize a group such as plants or animals or dogs, cats, insects, हमने इनके grouping कर दी। The moment we use any these terms, हम किसी भी term का इनमें से plant का use करें, चाहे animal का करें, चाहे dog, cat, insect का करें, तब हमारे में भी associate certain character with the organism। हम उस organism की certain character याद कर लेते हैं। जैसे dogs की बात करें तो हम उनकी आवाज़, cats की बात करें तो उनकी आवाज़, तो आवाज़ को एक character बना लेते हैं। कई उनके फिगर को कैरेक्टर बनाते हैं, तो उनके कैरेक्टराइजेशन हो जाते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। बट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। जब आप डॉग के बारे में बोल रहे हो, थिंक कर रहे हो, तब आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब हम डॉग्स के बारे में सोच रहे हैं तब हमारी इमेज जो आई वो डॉग की आएगी, ना कि कैट की। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। नाउ इफ वी वर टू थिंक अल्साटियन, अल्साटियन इज व्हाट इज अल्साटियन, यू माइट से टू मी कि हु इज अल्साटियन। तो अल्साटियन वो है, अल्साटियन होता है हमारा जर्मन शेफर्ड नहीं बोलते, जो जर्मन शेफर्ड वाला डॉग होता है, हम उसे ही अल्साटियन बोला जाता है, जर्मन शेफर्ड को बोलते हैं। यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म जर्मन शेफर्ड। और तो अल्साटियन वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कौन है अल्साटियन, ये हम जानते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात करें। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल, अगर हम मैमल की बात करें, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर बॉडी है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने हमें दे दी। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैमल्स का कैरेक्टर बता दिया कि एक्सटर्नल ईयर और बॉडी है। मीनिंग ये है कि मैमल्स के अलावा कोई भी कैटेगरी ऑफ जो है उसके ना तो एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ना ही क्या होते हैं, हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स प्लस क्या, हेयर, बॉडी हेयर आर द करेक्टर ऑफ मैमल का करेक्टर है भाई, ठीक है। सो next, likewise in a plants, if we try to talk wheat, the picture in our mind will be wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for these categories is called taxa. जो scientific term जो दी जाती है in animals की category को, उसे हम क्या कहते हैं, taxa कहते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level की category के बारे में बात करें। जैसे कि plant एक बहुत ही higher level, also a form of taxa है। Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but
you know that a dog is a mammal. Mammals are animal. Therefore, animal, mammals, dogs represent taxa at different level. समझ में आई? टैक्सा जो साइंटिफिक टर्म होती है उस कैटेगरी की, उसे तो हम टैक्सा बोलते हैं, बट रिकॉग्नाइज करने के लिए कि टैक्सा क्या है, तो डिफरेंट लेवल्स है टैक्सा के। प्लांट्स का भी एक लेवल है, वीट का भी लेवल है, क्योंकि हम जानते हैं वीट इज अ प्लांट। वीट इज अ टाइप ऑफ प्लांट। प्लांट उसका हायर लेवल है। प्लांट के बहुत सारे टाइप है, उसमें एक वीट टाइप का भी प्लांट है। सो वीट एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, मतलब वीट एक डिफरेंट टैक्सा है और लेवल का टैक्सा, और प्लांट एक दूसरा टैक्सा है। ये हायर लेवल का टैक्सा और ये लोअर लेवल का। वैसे ही इन्होंने कहा एनिमल, मैमल, डॉग। तो डॉग एनिमल्स के, डॉग क्या है? डॉग हम जानते हैं मैमल है। मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरी के टैक्सास हैं। तो एनिमल, मैमल, डॉग इज टैक्सा, बट दे आर एट डिफरेंट लेवल एज यू कैन सी हियर। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होती है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जब क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा, वही हमारी क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन इज। वो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी टैक्सोनॉमी कहलाती है। External and internal structure also, along with the structure of cell developmental process, the external and internal structure के साथ साथ structure of cell development process क्या है, ecological information of organism क्या है, are essential form for the basis of the modern taxonomy. Modern taxonomy जो है वो एक basis है किसका? एक्सटर्नल तो हम स्टडी करते हैं, प्लस स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी, साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल लेते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या रही है उस जीव की, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रही है। तो वो हमारे एक बेसिस बनता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी का। हैंस कैरेक्टराइजेशन, अब हम समराइज कर रहे हैं, समअप कर रहे हैं, किसको समअप कर रहे हैं कि कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या है? बेसिक है टैक्सोनॉमी की। नाउ टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं टैक्सोनॉमी की, आपने शब्द पहली बार सुना है टैक्सोनॉमी, पहले तो हमारी क्लासेस में आया नहीं, तो ये कुछ नया शब्द नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग बहुत इंटरेस्टेड रहा है कि नए से नया ऑर्गेनिज्म मिलता रहे और हम उसके बारे में जानते रहें, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते रहें, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, अपने यूज के लिए। हमेशा ह्यूमन का यही नजरिया रहा है कि मेरा कहाँ फायदा है, स्वार्थी नेचर है ह्यूमन बीइंग्स का। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में उसने इंटरेस्ट दिखाया कि हम इससे क्या फायदा ले सकते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। पहले के ज़माने में अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग को कुछ सोर्सेज चाहिए थे अपनी बेसिक नीड के, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, अपने कुछ रिसोर्सेज के लिए, बेसिक नीड्स के लिए सोर्सेज चाहिए थे। यहाँ से अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस। इस वजह से पुरानी जो क्लासिफिकेशन थी, अर्ली क्लासिफिकेशन थी, वो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म की यूज़ क्या है। जैसे प्लांट्स का यूज़ हम ईटिंग में कर लेते हैं तो फूड की कैटेगरी में आ गया, उसका टिम्बर यूज़ कर रहे हैं तो शेल्टर की कैटेगरी में आ गया किसी प्लांट्स का। किसी को हम ढकने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम कपड़े बनाने के लिए ले रहे हैं तो उसका वर्क हम क्लोथिंग में ले लेते हैं। वो यूजेस के बेसिस में हमने क्लासिफिकेशन किया था। ह्यूमन बीइंग्स इज लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर about different kinds of organism and their diversity, but also the relationship among them, कि मतलब उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी जानने का बड़ा शौकीन रहा है ह्यूमन, कि क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है किसी के साथ, किसी ऑर्गेनिज्म का किसी के साथ क्या लेना देना है, ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड था। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी, यही ब्रांच है रिलेशनशिप फाइंड करना, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप फाइंड करना, इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम रेफर करते हैं सिस्टमैटिक्स। बड़ा ही सिंपल भाषा में इन्होंने समझा दिया है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि सिस्टमैटिक वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है। सिस्टमैटिक वर्ड की ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड है। कौन सा लैटिन वर्ड? सिस्टेमा। सिस्टेमा से इसका ओरिजिन हुआ है, लैटिन वर्ड है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका बड़ा ही सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या है ना। नेक्स्ट है लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। सिस्टेमा नेचुरी उसने टाइटल लिया अपनी पब्लिकेशन का। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लीनियस की जो भी एक बुक आई उसका नाम क्या रहा है? सिस्टेमा नेचुरी रही है। तो इस शब्द का यूज उसने भी किया है। द स्कोप ऑफ systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. Evolutionary relationship जो है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, उस पर फोकस करता है हमारा सिस्टमैटिक्स। ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्कोप जो रहा है, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज हुआ टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, कि उसमें आइडेंटिफिकेशन भी आया, नॉमेनक्लेचर भी आया, क्लासिफिकेशन भी आया, और साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आई। सो हमने 1.1, अब तो 1.2 शुरू होने वाला है, तो हमने 1.1 डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है आज का सेशन। और नेक्स्ट सेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे 1.2 ही हुआ है, और 1.2 ही हुआ है, 1.1 ही हुआ है, 1.2 पड़ा है टैक्सोनॉमी कैटेगरी, इसमें भी थोड़ा सा ही है, और ये भी डन हो जाएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।